नमस्कार साथियों। जैसा कि एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और वह प्रश्न ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो परीक्षा है उसमें संस्कृत विषय जो वैकल्पिक विषय है उसके लिए हम लोग सर कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। ये प्रश्न बहुत सी बार मेरे से पूछा गया है, कॉल पे भी पूछा गया है और पर्सनली मैसेज से भी पूछा गया है कि सर हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। देखिए, एक चीज़ आप सभी इस चीज़ से वाकिफ हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है वह अपने आप में एक ऐसी परीक्षा है जो एजुकेशन लेवल की सबसे बड़ी परीक्षा है। ठीक है, बाकी सारी जो परीक्षाएं होती है उसमें मोस्ट ऑफ अपन गाइड वगैरह पढ़ते हैं तो उससे काम चल जाता है ना। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो अपने आप में एक ऐसा सिलेबस है जिसको बहुत डीप में जाकर को अपन को पढ़ने की जरूरत है। और क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न होता है, पेपर का जो पैटर्न होता है वह बहुत ही डीप में जाकर के बनाया जाता है और बहुत डीप में जाकर के जब प्रश्नों का समावेश पेपर में किया जाता है और वह अगर अपन से नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम परीक्षा में भुगतते हैं। तो आज का वीडियो जो है वह इसी पर आधारित है कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स जो हैं वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए हमें पढ़नी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अभी एट प्रेजेंट जो है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है उसके आवेदन हुए हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि एक सूक्ति है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। ये जो सिद्धांत है इसको फॉलो करो कि या तो कार्य की सिद्धि कर लो या फिर देह का नाश कर लो। इस सूक्ति को अक्षरशः पालन करते हुए अपनी तैयारी को कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है वो इस बार जितनी आई है वह कभी भी नहीं आनी है। आप जो इतिहास है पुराना उसको उठा करके देख लीजिए कि इतनी सारी भर्ती कभी, इतनी सारी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की कभी आई नहीं है और इस बार आई है। तो डेफिनेट आप बहुत अच्छे से लगन के साथ में मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए अपनी, और अपनी जो एक उस पोस्ट की जो एक सीट है उसको आप रिजर्व कीजिए और उसको एक पोस्ट को आप प्राप्त कीजिए। नो डाउट आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो पद है अपने आप में एक गरिमामय पद है और बहुत ही अच्छा पद है और आप सभी से इससे बहु वाकिफ भी हैं। तो आज की जो इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड प्लस स्कूल व्याख्याता जो भर्ती आने वाली है आगामी दिनों में उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है संस्कृत से रिलेटेड उसको प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है विषय का उसमें जो वैदिक साहित्य वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? वैदिक साहित्य वाला पार्ट है। और वैदिक साहित्य का जो पार्ट है उसमें जो है वह सबसे पहला जो है वह ऋक सूक्त संग्रह है। क्या है? ऋक सूक्त संग्रह। आप सभी जानते हैं उसमें जो वैदिक देवता है उनका परिचय है। देवताओं के परिचय के साथ में ही इसमें प्रमुख सूक्त लिए गए हैं। इंद्र सूक्त है, प्रजापति सूक्त है, राष्ट्रवर्धन सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है। इन सूक्तों का समावेश परीक्षा में वहां पर किया गया है साहित्य सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। तो वहां पर जो सूक्तों का सूक्त लिए गए हैं पाठ्यक्रम में उनका हमें बहुत ही डीप में जाकर के पढ़ाई करनी है और किस जो सूक्त है वह जो मंत्र है वह किस सूक्त का है वह भी हमें पता होना चाहिए कि वह इंद्र सूक्त का है अथवा वह उषस सूक्त का है अथवा वह काल सूक्त का है या फिर वह पृथ्वी सूक्त का है। ये सारी चीजें हैं वह हमें पता होने चाहिए। साथ में जो देवताओं के परिचय हैं उसमें जो सामान्य परिचय पूछ लिया जाता है कि ये विशेषण किस देवता का है या पुरोहित किस देवता का विशेषण है, इस तरह के विशेषण पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो देवताओं के परिचय संबंधी जो बातें हैं वह तो हमें सामान्य से ऊपर से किसी भी गाइड में से हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सूक्तों की बात करते हैं अपन तो सूक्तों का सारे सूक्तों का वर्णन गाइडों में हमें मिलता नहीं है। और एक चीज मैं फिर रिपीट करना कहूंगा कि आप
गाइड के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर जो पद है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको डीप में पढ़ना होगा और डीप में जितनी टेक्स्ट बुक हैं उनको आपको पढ़ना होगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके प्रश्न सतही नहीं बनते हैं, ऊपर ऊपर से पूछ लिए जाते हैं, और उसका भी मैं यहां पर आपको बता दूंगा कि किन टॉपिक्स को आप गाइड के माध्यम से पढ़ सकते हो और बेस्ट गाइड कौन सी है जहां से आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, वो चीज भी मैं यहां पर बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले जो है वह बात करते हैं ऋक सूक्त संग्रह है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है और देवेंद्रनाथ पांडे इसके राइटर हैं। और ये जो है वह आपको देवताओं के लिए बेस्ट किताब है। देवताओं के लिए ये जो बुक है वह बेस्ट है। इसके अंदर आपको देवताओं से संबंधित जो सूक्त हैं वह सारे सूक्त यहां पर मिल जाएंगे, और देवताओं के परिचय जो है उस परिचय के लिए चौखंबा प्रकाशन की जो गाइड है वह बेस्ट है। ठीक है, चौखंबा प्रकाशन की जो गाइड है वह सबसे बेस्ट है, और उसमें देवताओं के जो सामान्य परिचय है वह, बाकी ऋक सूक्त संग्रह है वहां पर सारे सूक्तों का अक्षरशः हमें पढ़ना है, और उसके साथ में ही कौन सा सूक्त कहां से लिया गया है यह भी पता होना चाहिए। अगला जो एक किताब है वैदिक साहित्य के लिए, जो आरण्यक उपनिषद आदि जो है उसके लिए जो बेस्ट किताब है वह है वैदिक साहित्य का जो इतिहास है, और इसके राइटर हैं डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार। ये जो है वैदिक साहित्य का इतिहास जो है और उसके लिए बेस्ट किताब है। और इसके अंदर हमें जो आरण्यक है, उपनिषद है, या फिर निरुक्त आदि के जो संबंधित हैं वह भी मैटर यहां से मिल जाता है, और पुराण आदि से संबंधित भी मैटर यहां पे मिलता है। अगला जो है वैदिक सिद्धांत काल के विषय में विभिन्न प्रश्न। ये जो वैदिक काल से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके विषय में कोई ज्यादा डीप में जाकर के प्रश्न न तो बनते हैं और न ही कहीं पर मैटर मिलता है, तो इसके लिए आप चौखंबा प्रकाशन की जो गाइड है नेट की उसको आप पढ़ सकते हैं, और वहां पर जो मैक्स मुलर का मत है या दयानंद सरस्वती का है, तिलक का मत है, जो वह सारे मत हैं उनको आप वहां से पढ़ सकते हो, और इनके प्रश्न कहीं पर भी ज्यादा डीप में से पूछे भी नहीं जाते हैं। अगला जो है वह है निरुक्त। निरुक्त वैदिक साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप इस चीज को याद कर लें कि निरुक्त जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरिट का निर्धारण भी निरुक्त के आधार पर ही होता है। और उसके लिए जो पहला और दूसरा अध्याय अपने सिलेबस में है, और उमाशंकर ऋषि का जो निरुक्त है, निरुक्त के लेखक तो जो यास्क हैं, लेकिन इसके जो इस निरुक्त के जो व्याख्याकार हैं वह है उमाशंकर ऋषि। इन्होंने निरुक्त की व्याख्या की है, और इनकी जो किताब है वह बहुत ही अच्छी है, और मैंने भी इसको पढ़ी है। और इसके निरुक्त के अंतर्गत जो मुख्य तौर पर शब्दों का निर्वचन है, व्युत्पत्तियां हैं, वह बहुत ही अच्छे से दी गई हुई हैं। उसमें शब्दों की जो व्युत्पत्तियां हैं या निर्वचन है, उसमें धातु कौन सी है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, किस शब्द की कितनी व्युत्पत्तियां हैं, वो सारी चीजें आपको निरुक्त में मिलेंगी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी, कि मैं जो भी यहां पर किताबें बता रहा हूं वह मैंने पढ़ी है, ठीक है, और मुझे सही लगी है, और वास्तव में वह पढ़ने से कहीं ना कहीं मुझे सफलता भी मिली है। तो इस आधार पर मैं आपको उन किताबों को सजेस्ट कर रहा हूं। हो सकता है आपको इससे भी अच्छी बेस्ट किताबें मार्केट में अवेलेबल हो, तो आप निश्चित उसको उन किताबों को भी पढ़ सकते हो। ये सिर्फ मैंने जो पढ़ी हैं उसके आधार पर जो मुझे सही लगी हैं वह मैं बता रहा हूं। ये नहीं समझे कतई कि सर ने बता दी तो यही है, इसके अलावा बेस्ट, इसके अलावा कोई बुक है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इससे अलावा भी कोई बेस्ट पुस्तक है वह मार्केट में अवेलेबल होंगी, तो आप उसको भी वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ी है और उस आधार पर मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं। तो चलिए, वैदिक साहित्य की बात यहां पर हो गई। अगला जो है वह जो दूसरी इकाई है वह है दर्शन। दूसरी इकाई का नाम है दर्शन। दर्शन की जो इकाई है उसके बारे में आप सभी जानते हो कि दर्शन जो है वह अपने आप में बहुत ही डीप में ले जाकर के प्रश्न पूछने वाली इकाई है। और दर्शन के जो प्रश्न हैं वह भी
कुछ प्रश्न तो सामान्य सतही प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही डीप में जाकर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो है ईश्वर कृष्ण विरचित जो सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका के जो 72 जो श्लोक हैं, वह 72 श्लोकों में से जो हमारे सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे श्लोक हमें पता होना चाहिए और उनकी अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए सांख्य कारिका के जो व्याख्याकार हैं वह देवेंद्रनाथ पांडे जो है, डॉक्टर देवेंद्रनाथ पांडे, इन्होंने सांख्य कारिका की बहुत अच्छे से व्याख्या की है और बहुत सरल रूप में इसकी व्याख्या की है जो नॉर्मल समझ में भी आ जाती है। अगला जो है वह है वेदांत सार, और वेदांत सार जो उसके व्याख्याकार हैं वह है डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी। इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या वेदांत सार की है। और वेदांत सार में एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो अनुबंध चतुष्टय वाला टॉपिक है वह है यहाँ कैवल्य आदि का जो स्वरूप है वह, ये सारी जो चीजें हैं उसमें हमें जो वृत्तियां हैं उस वृत्ति को अक्षरशः हमें याद करना है और किसका क्या प्रमाण वेदों में दिया गया है उस चीज को भी हमें वेदांत सार के अनुसार देखना चाहिए। जो इसमें 6 प्रकार के जो कर्म आदि का विवेचन है वह भी बहुत अच्छी तरह से शिव सागर त्रिपाठी जो है इसके व्याख्याकार हैं, इन्होंने किया है। अगली जो है केशव मिश्र जो हैं, इन्होंने लिखी है तर्क भाषा, और तर्क भाषा के रचयिता केशव मिश्र हैं और इसके व्याख्याकार हैं वह तरणीश झा जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी से तर्क भाषा की व्याख्या की है। और ये वास्तव में तर्क भाषा जो है वह तर्क भाषा, उसके जो सूत्र हैं और सूत्रों से ही जो इसका वृत्ति वाला भाग है, वहां वृत्ति वालों भागों से भी प्रश्न, लास्ट जो 2 भर्तियां हुई हैं वहां भी प्रश्न को पूछा गया है। तो वास्तव में इसकी व्याख्या जो है वह तरणीश झा सर की जो व्याख्या है वह बहुत अच्छी है, तो आप वहां से तर्क भाषा को पढ़ सकते हैं। अगली जो है बुक का नाम है वह है लोगाक्षी भास्कर, लोगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह के रचयिता जो लोगाक्षी भास्कर हैं उन्होंने किया है, और अर्थ संग्रह में जो लिमिटेड टॉपिक हैं वही हमारे सिलेबस में है। और इसके जो व्याख्याकार हैं वह वाचस्पति उपाध्याय हैं, और जो इनकी बुक है वह चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित होती है। तो आप चौखंबा प्रकाशन से चौखंबा प्रकाशन की जो साइड है वहां पर भी देख करके इस बुक, इसके जो राइटर हैं उसको ऑर्डर करके इस किताब को मंगवा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित वाचस्पति उपाध्याय जो व्याख्याकार हैं उनकी जो अर्थ संग्रह है लोगाक्षी भास्कर की, उसकी व्याख्या वहां आप पढ़ सकते हैं और वह बहुत ही अच्छी है। अगली जो है कि सिलेबस में है पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्र जो डॉक्टर बीना अग्रवाल जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और वास्तव में पातंजल जो योग सूत्र है उसमें भी लिमिटेड टॉपिक है और इसके भी लिमिटेड क्वेश्चन है, और जिसको बहुत ही हाईलाइट करके डॉक्टर बीना अग्रवाल ने उसकी व्याख्या की है। तो निश्चित आपको यह इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसमें यह जो बुक है वह मदद करेगी। अगला जो महत्वपूर्ण किताब है वह है सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह में आप सभी को पता है चारवाक, जैन और बौद्ध जो मत हैं, नास्तिक जो दर्शन है, उसको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। और इसके जो व्याख्याकार हैं वह है उमाशंकर ऋषि। कौन है? उमाशंकर जो ऋषि हैं वह बहुत ही अच्छे सर्वदर्शन संग्रह के व्याख्याकार हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर फिर कहना चाहूंगा कि जो सर्वदर्शन संग्रह है उसमें सर्वदर्शन संग्रह में जो उमाशंकर ऋषि हैं उन्होंने तीनों दर्शनों की बहुत अच्छी व्याख्या की है, और हमें इसकी जो वृत्तियां हैं, सूत्र हैं, उनका बहुत ही ध्यान से और अक्षरशः हमें याद होना चाहिए। क्योंकि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, और उसमें जैन दर्शन जो है उस जैन दर्शन का वहां पर वर्णन बहुत ज्यादा किया गया है और बहुत अच्छी भाषा में किया गया है और सरल भाषा में किया गया है। तो हमें इनकी किताब से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये किताब। क्योंकि जैन दर्शन के जो प्रश्न हैं वह लास्ट जो भर्ती थी उसमें भी थोड़ा सा डीप में जैसे जाकर के पूछे गए थे, और वह जिन्होंने बहुत डीप में जाकर के तैयारी की थी उनको इसका बेनिफिट भी जरूर मिला था। इसलिए मैं दर्शन की जो इकाई है उसके लिए ये सारी जो किताबें हैं वह सजेस्ट करूंगा कि आप इन किताबों को पढ़ करके कहीं ना कहीं आपका जो विषय है उसको और अच्छा स्पष्ट कर सकते हैं। अगली जो है यूनिट है उसका नाम है व्याकरण और भाषा विज्ञान।
उस यूनिट का नाम है व्याकरण और भाषा विज्ञान। ठीक है, इसमें पहली जो किताब है उसका नाम है महाभाष्य, और महाभाष्य में भी पसपशा अन्निक जो है वह अपने सिलेबस में है। और पसपशा अन्निक में शब्द अर्थ का संबंध आदि जो है, व्याकरण के प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन, गौण प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन 5, गौण प्रयोजन 13, इसका विवेचन महाभाष्य में है कि पसपशा अन्निक में है। और इसका जो मैटर है वह नेट की जो गाइड है चौखंबा प्रकाशन की, उसमें अच्छे से किया गया है, और इसमें ज्यादा कोई डीप में जाकर के प्रश्न भी नहीं बनते हैं, और जितने बनते हैं वह आपको इस किताब से आपको क्लियर हो भी जाएंगे। इसलिए आप इसके लिए महाभाष्य के लिए पसपशा अन्निक पढ़ने के लिए चौखंबा प्रकाशन की जो नेट की गाइड है वह आप उससे इसको पढ़ सकते हैं। अगली जो है लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, या इसमें जो है इसके जो भी प्रकरण हमारे सिलेबस में है, हो सकता है समास प्रकरण है, या फिर कृत प्रत्यय है, या अपत्य और मतवर्तीय प्रत्यय है। तो इसके लिए जो अर्कनाथ चौधरी जो व्याख्याकार हैं, या राम मुनि पांडे जो हैं, इनकी जो व्याख्या वाली किताब है वह बहुत अच्छी है, और उसको आप पढ़ सकते हैं। खासकर अर्कनाथ चौधरी सर के द्वारा जो व्याख्या की गई है वह बहुत सर्वसुलभ पुस्तक है, और बहुत अच्छे से और बहुत सरल भाषा में और वहाँ पर सूत्रों की व्याख्या की गई है। तो आप अर्कनाथ चौधरी और या फिर राम मुनि पांडे जो सर हैं उनकी जो किताब है उसको आप पढ़ सकते हैं लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी के लिए। एक चीज फिर मैं कहना चाहूंगा, लघु जो व्याकरण वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छा करना, क्योंकि व्याकरण वाले पोर्शन में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, और लिमिटेड क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण है, सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण है, इसको आप बहुत अच्छे से कर करके जाना, और बहुत अच्छा पढ़ना है कारक प्रकरण को, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं वह बहुत डीप में जाकर के पूछे जाते हैं। और अपन ने कारक प्रकरण वैसे भी पहले की फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की परीक्षाओं में भी अपन ने पढ़ा है, इसलिए कारक को बहुत अच्छे से पढ़ना हमें चाहिए। अगला जो है वह है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो है वह अपने आप में थोड़ा सा टफ है, और हमें समझने में भी दिक्कत आती है, लेकिन भाषा विज्ञान के जो भी हैं, भारोपीय परिवार हैं, या 18 प्रकार से जो परिवारों का वर्गीकरण है, आकृति मूलक वर्गीकरण है, पारिवारिक वर्गीकरण है, ये सारी चीजें हैं, उसको हमें एज इट इज कौन सा भाषा परिवार किसके अंतर्गत आता है, कौन सी भाषा किस परिवार के अंतर्गत है, भारोपीय परिवार के कितने विभाजन हैं, कौन सा शतम वर्ग के अंतर्गत आता है, कौन सा केंतुम वर्ग के अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें ग्रीम ग्रासमान और वर्णन के जो नियम है, वह सारे जो नियम है, वो सारे चीजें हमें पता होनी चाहिए। संस्कृत भाषा बोली क्या है, प्राकृत भाषा क्या है, प्राकृत भाषा में वचन कितने हैं, लिंग क्या है, ये सारी चीजें हैं वो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, और ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता नहीं है तो भाषा विज्ञान को हमने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हम हो सकता है लोगों से पिछड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम मेरिट में या हमारे उस चयन में कहीं ना कहीं चयन नहीं होने में इसका कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए जो अच्छे राइटर हैं वो एक हैं भोलानाथ तिवारी, बहुत ही अच्छे इसके व्याख्याकार हैं भाषा विज्ञान के, और एक डॉक्टर कर्ण सिंह हैं, वह भी भाषा विज्ञान के बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं। तो आप इन दोनों व्याख्याकारों की जो किताब है उसको भाषा विज्ञान की पढ़ सकते हो। मुख्य तौर पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो व्याख्या की है वह बहुत अच्छी है। मैंने भी भोलानाथ तिवारी की सर की जो व्याख्या है उसी को पढ़ा था, और बहुत अच्छी किताब है। अगली जो पेपर है वह है सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर। सेकंड पेपर की जो पहली यूनिट है वह यूनिट है काव्यशास्त्र। जैसे कि आप सभी को पता है काव्यशास्त्र में पहला जो है वह है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो है उसके लेखक हैं आप सभी जानते हैं भरत मुनि, और नाट्यशास्त्र के लिए सबसे अच्छी जो किताब है व्याख्या के तौर पे वह है डॉक्टर रूपनारायण त्रिपाठी और डॉक्टर यशवंत कुमार जोशी। ये जो दोनों व्याख्याकार हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वास्तव में इन्होंने बहुत सरल भाषा में और एक एक श्लोक की अक्षर के साथ में और डायग्राम के साथ में, भाई कि नाट्यशास्त्र में जो नाट्य के स्टेज हैं जो वह विकृष्ट कौन सा है, या विकृष्ट त्रियस्त्र त्रयस्त्र
ये जो 3 प्रकार के बताए हैं उसका मतलब तीनों का डायग्राम बना करके और वहां पर बताया गया है कि नाट्य भूमि किस प्रकार की है और कैसे कैसे वहां पर उनका विभाजन करना, इस सारा चीजों का वहां पर डायग्राम के साथ में हमें समझाया गया है। और इसके बेस्ट राइटर हैं डॉक्टर रूपनारायण त्रिपाठी और यशवंत कुमार जोशी। अगली जो है वह किताब है दश रूपक, जिसके रचयिता धनंजय हैं। और दश रूपक में से प्रश्न जो बनते हैं वह सतही प्रश्न बनते हैं। इसका जो मैटर है वह लिमिटेड है और लिमिटेड मैटर को बहुत अच्छे से आपको करना है जिससे हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। इसके जो अच्छे व्याख्याकार हैं वह हैं डॉक्टर केशवराव मुसलगांवकर, जो चौखंबा प्रकाशन से इनकी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगली जो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश को मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक ये और साहित्य दर्पण, ये 3 किताबें अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी हैं तो आपका चयन कहीं ना कहीं संशयास्पद स्थिति में आ सकता है। इसलिए मुख्य तौर पे काव्य प्रकाश को हूबहू श्लोक के साथ में उसकी वृत्ति, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। खास करके अलंकार वाला जो पार्ट है इसका, इसके बाद काव्य जो दोष हैं, 13 जो दोष हैं, वो सारी चीजें हमें, और दोषों के जो उदाहरण हैं वो सारी चीजें हमें काव्य प्रकाश में पता होनी चाहिए। तो इसकी काव्य प्रकाश को बहुत से अनुवादकों ने किया है, तो कोई भी किसी भी अनुवादक की आप बुक ले आइए, सबने बहुत अच्छे से काव्य प्रकाश को अनुवाद किया है। तो मूल पुस्तक ले आइए और उस मूल पुस्तक में उसका जो हिंदी अर्थ है उसको और जो उसका संस्कृत वृत्ति वाला भाग है उसको अच्छे से पढ़ना है और काव्य प्रकाश को बहुत डीप में जाकर के पढ़ना है और बहुत डीप में जाकर के प्रश्न भी आते हैं। अगली जो किताब है उसका नाम है साहित्य दर्पण। ठीक है, साहित्य दर्पण जो है और उसके जो व्याख्याकार हैं डॉक्टर सत्यव्रत सिंह, और इस चौखंबा प्रकाशन से यह भी प्रकाशित होती हैं, और इन्होंने साहित्य दर्पण का बहुत अच्छी प्रकार से व्याख्या की है। और साहित्य दर्पण में मुख्य तौर पे जो शब्द शक्तियां हैं, उस शब्द शक्तियों को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और इसके बाद जो नाटक प्रकरणम भाण आदि जो हैं, इसका भी बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर साहित्य दर्पण में विवेचन किया गया है। अगला जो है ध्वन्यालोक का जो प्रथम उद्योत है वह हमारे सिलेबस में है, तो आप ध्वन्यालोक की कोई भी किताब ला करके मूल जो पुस्तक है उसको ला करके ध्वन्यालोक को वहां से देख सकते हैं। और इसमें जो ध्वन्यालोक में ध्वनि के जो मतों का जो खंडन किया गया है, ठीक है, और तीन मत हैं, अनिर्वचनीयवादी आदि, ठीक है, भागतवादी, इनका जो खंडन वगैरह जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह जिससे भी पढ़े आप उसको डीप में जाकर के पढ़ें तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी ध्वन्यालोक में। और अगली जो इकाई है और उस इकाई का नाम है पुराण और साहित्य वाली इकाई। ठीक है, और इसमें ज़्यादा इतना कोई घुमा फिरा करके प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन रामायण और महाभारत और पुराण जो है इसको आप संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है, जो उमाशंकर ऋषि सर का है, इन यहाँ से पढ़ सकते हो। और दूसरा जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है वह बलदेव उपाध्याय जो हैं उनका है। इन दोनों ने संस्कृत साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा लिखा है, और वास्तव में रामायण महाभारत और पुराण के जो प्रश्न है वह इन दोनों सर की जो व्याख्या है, इनकी दोनों की जो किताबें हैं वहां से प्रश्न आ जाते हैं। रामायण महाभारत और पुराण में विशेष तौर पर जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों में उसकी जो प्रतिपादित वस्तु है उसको भी देखना है अपन को। और दूसरा जो पुराणों का विभाजन है, जैसे कोई पद्म पुराण है तो उस पद्म पुराण को किस में बांटा गया है, कौन से खंड है, उनका क्रम क्या है, और उसके अंदर विशिष्ट वर्णन किस खंड में क्या है, ये चीजें, और इसमें किस पुराण में क्या श्लोक हैं, क्योंकि लास्ट भर्ती का जो पेपर देखें 2020 वाला, उसमें भी ये चीज प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये चीज हमें देखनी चाहिए। अगला जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में डॉक्टर रूपनारायण त्रिपाठी की जो किताब है वह बहुत अच्छी किताब है, और वास्तव में अर्थशास्त्र में जो प्रश्न है थोड़े से टफ आते हैं, और अर्थशास्त्र थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट भी लगता है, लेकिन इसको नोट्स के माध्यम से आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स के माध्यम से आपको समझना है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र थोड़ा सा, मैंने भी जब तैयारी की थी तब मेरे को भी थोड़ा सा टफ लगा था, और थोड़ा सा इसके प्रश्न भी मेरे को लगता था कि अपन ने जो पढ़ा है वह आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा डीप में जाकर के और नोट्स के माध्यम से पढ़ोगे तो निश्चित
प्रश्न आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत आती नहीं है। अगले जो स्मृति शास्त्र के जो प्रश्न है उसमें है, एक तो मनुस्मृति है और दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति में गिरधर गोपाल शर्मा सर हैं, इन्होंने मनुस्मृति का बहुत अच्छा अनुवाद किया है और वह जो है वह चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित है उनकी किताब, उसको आप पढ़ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मनुस्मृति जो है वह जब भी पढ़ो तब मैं एक चीज सलाह दूंगा आपको कि कभी भी किसी के भी नोट्स से ना पढ़ें। अगर खुद के नोट्स बना रहे हो तो द बेस्ट है, खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो तो किसी के नोट्स से न पढ़ें, अपितु एक मनुस्मृति की किताब ला करके सारे श्लोकों को पढ़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ कभी परीक्षा में श्लोकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर हमने श्लोक नहीं पढ़े हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसका मतलब क्या है। किसी सर्वनाम शब्द को पूछ लिया गया कि वहां पर ते पद किसके लिए आया है, सा पद किसके लिए आया है, तो हमें जब पता ही नहीं है कि श्लोक किसके लिए कहा गया है तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं मनुस्मृति के लिए और याज्ञवल्क्य स्मृति के लिए यही कहूंगा कि आप इन श्लोकों को, इन किताबों को जो ऑथेंटिक किताबें वह लाएं और अक्षरशः उन सारे श्लोकों को पढ़ें। और आपको लगता है कि इन श्लोकों में आप नोट्स बनाकर खुद के नोट्स बना लो और वहां से पढ़ो तो अच्छी बात है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी सेम उसके जो हैं अनुवादक वह है डॉक्टर गंगा सागर राय, और वह भी उनकी भी जो बुक है वह चौखंबा प्रकाशन से ही प्रकाशित होती है। तो ये मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के जो प्रश्न हैं वह इनके मैटर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 350-400 श्लोक हैं इन दोनों में मिला करके। मनुस्मृति में भी 300-350 श्लोक हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इतने श्लोक हैं। इन श्लोकों की आप नोट्स बना लें और नोट्स बना करके आप पढ़ें तो कहीं ना कहीं यह आपको मदद करेगी। अगला जो प्रश्न अगली जो है वह पुरालेख और अभिलेख से संबंधित यूनिट है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पुरालेख और अभिलेख से संबंधित जो प्रश्न है वह ज़्यादा डीप में इसका मैटर कहीं मिलता भी नहीं है, और उसमें जो पुरालेख अभिलेख में है वह चौखंबा प्रकाशन की जो गाइड है वहां से आपको मैटर पर्याप्त मिल सकता है। और साथ में ही आप अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा अभिलेख में से ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह अशोक के जो अभिलेख हैं उस अभिलेखों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से उनके शिलालेख थे, कितने थे, कौन से गुहालेख थे। इस प्रकार के जो अशोक से संबंधित जो अभिलेख हैं उनके बारे में प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। तो आप हिस्ट्री की कोई भी किताब लेकर के इसके अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई यूनिट 2 की। अगला जो अगली जो यूनिट है उसका नाम है इकाई 3 गद्य पद्य नाटक और चंपू। ये जो है गद्य पद्य नाटक और चंपू काव्य जो है, इसमें एक तो है सामान्य अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन, दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में तो आपको है ना किसी भी संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है उसमें से आप पढ़ सकते हो। जो भी पाठ्य पुस्तकें आपके सिलेबस में हैं उनका सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में आपको क्या पढ़ना है कि सामान्य परिचय में मुख्य तौर पे किताब का नाम, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें, उसकी कुछ उपाधियां होंगी वो पढ़नी है। इसके साथ में उस पुस्तक का जो विभाजन है वो किसमें किया गया है और उसमें कितने अंक हैं या सर्ग हैं वो पढ़ना है। और उसकी महत्वपूर्ण सूक्तियां, ये ध्यान रखना, सामान्य अध्ययन में भी पाठ्यक्रम में शामिल जो पुस्तकों का सामान्य परिचय में उसमें महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं उस सूक्तियों का अध्ययन आपको जरूर करना है, क्योंकि परीक्षा में वो सूक्तियां भी पूछी जाती हैं। दूसरी बात, एक चीज हमें ये भी पढ़ना है कि कोई भी किताब होती है उसमें कुछ विशेष महत्वपूर्ण स्थान होते हैं या महत्वपूर्ण पात्र होते हैं, उनका सीधा सा नाम पूछ लिया जाता है कि अच्छोद्य सरोवर का वर्णन किस किताब में है। ठीक है, किसमें अच्छोद्य सरोवर का वर्णन है, तो फिर उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि इसका वर्णन क्या कहाँ है। रेवतक पर्वत का वर्णन कहाँ पर है, करभक जो पात्र है वह किसका पात्र है, किस नाटक का पात्र है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वह प्रश्न यहाँ पर जो गद्य पद्य नाटक और चंपू काव्य की जो यूनिट है वहां से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें इनका जो सतही ज्ञान है वह होना चाहिए कि एक तो सबसे पहला वह उसका विभाजन किसमें है, उसमें मुख्य पात्र कौन से हैं, किस किस स्थान का इसमें वर्णन है। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें होना चाहिए। अगली जो चीज है वह है विशिष्ट अध्ययन।
विशिष्ट अध्ययन में पहली जो किताब है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसका चतुर्थ अंक हमारे सिलेबस में है और उसके जो व्याख्याकार हैं वह डॉक्टर आचार्य जगदीश चंद्र प्रसाद शर्मा जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अभिज्ञान शाकुंतलम की व्याख्या की है। तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है उसको वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि चौथे अंक का बहुत सबसे ज्यादा जो अनुवाद है वह चौथे अंक का ही हुआ है, तो आप किसी और भी अनुवादक की या राइटर की या लेखक की किताब पढ़ सकते हो। दूसरा जो है रघुवंश का प्रथम और 13वां जो सर्ग है उसके लिए डॉक्टर रविकांत मणि बहुत ही अच्छे अनुवादक हैं इसके, और बहुत सरल तरीके से इन्होंने इन किताबों का अनुवाद किया है। प्रथम जो सर्ग है उसका भी किया है और 13वें सर्ग का भी इन्होंने अनुवाद किया है रविकांत मणि। तो आपको वहां से इनकी किताब से बहुत सहायता मिल सकती है। अगली जो किताब है उसका नाम है किरात अर्जुनियम का पहला सर्ग, और उसके लिए डॉक्टर महिमा बंसल जो हैं इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। किरात अर्जुनियम को जब भी पढ़ें तब एक चीज ध्यान रखें कि इसमें मोस्ट ऑफ द्रौपदी का संवाद है, द्रौपदी के कथन है, और दूसरे जो कुछ चीजें कही हैं वह वनेचर ने कही हैं। किसने कही हैं? वनेचर ने। तो कौन सी बातें द्रौपदी ने कही हैं और कौन सी वनेचर ने कही हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और किसके लिए कब क्या कहा है वो सारी चीजें हमें किरात अर्जुनियम में पता होनी चाहिए, और साथ में ही इसकी जो सूक्तियां हैं वह भी हमें पता होना चाहिए। अगली जो बात है वह है शिशुपाल वध का जो पहला सर्ग है वह है, और इसके जो व्याख्याकार हैं वह है कैलाश चंद्र त्रिवेदी। कैलाश चंद्र त्रिवेदी हैं, इन्होंने शिशुपाल वध की जो है व्याख्या की है और इसके अनुवादक बहुत अच्छे हैं, तो शिशुपाल वध को भी हमें पढ़ना है। अगला जो है वह कुमार संभव है, और कुमार संभव के पंचम सर्ग को विनोद बिहारी शर्मा जो महोदय हैं इनकी भी व्याख्या मिलती है, और डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा इन्होंने भी इसकी व्याख्या की है, तो हमें यहाँ से इनकी व्याख्या को पढ़ना चाहिए। अगली जो व्याख्या है वह अगली जो किताब है वह है कादम्बरी, और कादम्बरी के जो व्याख्याकार हैं वह है उमाकांत चतुर्वेदी। कादम्बरी को जब भी पढ़ें तब एक चीज ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है, विशेषण पूछे जाते हैं कि ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए जब भी पढ़ें तब सारे विशेषण में जो महत्वपूर्ण विशेषण हैं उन विशेषणों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कादम्बरी को विशेष जब भी पढ़ें तब ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगली जो यूनिट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्वाचीन कवियों की, और इस पर मैटर कहीं पर भी मार्केट में अवेलेबल होता ही नहीं है। और अगर एक चीज ध्यान रखना कि जिसका ये वाली यूनिट बहुत अच्छी है, एक चीज ध्यान रखना कि ये वाली यूनिट जिनकी अच्छी है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और कहीं ना कहीं वह सफलता के शिखर पर हैं, और जिनकी ये यूनिट अच्छी नहीं है वह कहीं ना कहीं लोगों से पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट से संबंधित 25 से 30 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 25 से 30 प्रश्न, और इस यूनिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो मैटर है वह लिमिटेड है। क्या है? इसमें जो मैटर है वह लिमिटेड है और कम मैटर है, और इसको पढ़ते ही थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसी में से ही प्रश्न को पूछ लिया जाता है, और अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसलिए सारे प्रश्न हैं वह सही होने के चांस होते हैं। और इसके लिए है राजस्थान की 3 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा कि राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी डॉक्टर मधुबाला शर्मा इसके जो राइटर हैं वह हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य से इतिहास राम कुमार दादीज हैं, वह हैं। तीसरे हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य से इतिहास देवर्षि कलानाथ शास्त्री पद्म शास्त्री। ये जो किताबें हैं वह 3 लोगों की किताबें मिलती हैं, और इन तीनों ने इस पर व्याख्याएं की हैं, और ये तीनों को आप पढ़ करके अगर नोट्स बनाओगे तो वास्तव में आपको मदद मिलेगी। और मैं फिर कहूंगा कि इस यूनिट को बहुत अच्छे से कर लेना है, और इसके एक भी प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज आप
ध्यान रखना, मधुबाला शर्मा बहुत अच्छे राइटर हैं, राम कुमार दादीज भी बहुत अच्छे हैं, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री। मैंने जो पढ़ी थी वह तीनों राइटरों की किताबें पढ़ी थी, और तीनों राइटरों में से की किताबें पढ़ करके फिर मैंने नोट्स बना करके इसको पढ़ा था, और वास्तव में इस यूनिट का मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ था। सारे यूनिट के इस यूनिट के मेरे प्रश्न सही हुए थे, इसमें एक भी प्रश्न न थे मेरे जो नोट्स थे उसमें बाहर गए, और न ही कोई गलत हुआ। तो ये यूनिट जो यूनिट है उसको आप बहुत अच्छी प्रकार से देखिएगा। इस प्रकार से जो संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र को के लिए हमें कौन सी किताबें पढ़नी है, इसको अपन सब ने देखा है। और ज़रूर ये जो मैंने आपको जानकारी दी, आपके मेरे तो काम में आई ही, और आपके भी कहीं ना कहीं कारगर काम आए, ऐसा मैं भावना भाता हूँ, और आपके इस सफलता में कारगर साबित होगी ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगले वीडियो के साथ में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।